हेलो जी। तो आज हम एक और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की बात कर लेते हैं। कंपनी का नाम है एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। तो नाम से हमें पता चल रहा है कि वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस मतलब अफोर्डेबल वाले सेगमेंट में काम करेगी। अगर अफोर्डेबल वाले सेगमेंट में काम करेगी, इसका मतलब हमें पता चल गया कि इनका टिकट साइज क्या होगा। मतलब ये 5 लाख से लेके 15 लाख तक की टिकट साइज का ये लोग लोन देंगे। अगर हम मार्केट कैप की बात करें, तो मार्केट कैप इसका है करीबन 15,700 करोड़ के आसपास का, है ना। अब देख लेते हैं इसके ग्रोथ फिगर्स कैसे आए। अगर हम लोन बुक ग्रोथ की बात करें, तो जो पूरा पूरा का पूरा एयूएम की बात करें, तो एयूएम बढ़ा 27% ऑन अ वाई लेवल एंड 4% ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल। तो 27% की ग्रोथ रेट बहुत ही अच्छी है। बट अगर हम कंपनी के हिसाब से देखने जाएंगे, तो कंपनी पहले 30% से ऊपर ग्रोथ रेट दिखाया करती थी, और अभी ये आया है सिर्फ 27%। अब ये पेस ऑफ जो ग्रोथ है वो कम क्यों हुआ है, वो हम आगे चल के देखेंगे। इसका बहुत स्पेसिफिक रीजन है, और ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये इन्होंने अच्छी ग्रोथ रेट मेंटेन भी करके रखी हुई है। अगली बार ये वापस अब अगले क्वार्टर में वापस अब 30% पे लोग पहुंच जाएंगे। अगर मैं डिसबर्समेंट की बात करूं, तो डिसबर्समेंट वर ऑल्सो अप 4% ऑन अ वाई लेवल, और पैट भी फर्म का बढ़ा 21% से ऑन अ वाई लेवल एंड 5% से ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल। तो यहाँ तक तो कहानी बहुत बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब थोड़ा सा लोन बुक सेगमेंटेशन भी देख लेते हैं। अगर हम लोन बुक सेगमेंटेशन की बात करेंगे, तो इसमें इसमें अगर हम बहुत बहुत ग्रैन्युलर लेवल पे जाएं, तो 60% होम लोन है, 16% कोएसआई लोन है, 20% स्मॉल बिजनेस लोन है, 2% आता है टॉपअप से, मतलब जो एग्जिस्टिंग लोन दे रखा है उसके ऊपर किसी ने और लोन मांगा तो उसको एडिशनल लोन दे दिया सेम कोलेटरल पे, है ना। तो 2% टॉपअप लोन है और 2% इंश्योरेंस लोन है ना। अगर इसको सिंप्लीफाई कर दें, इसमें ज्यादा माथापौड़ी नहीं करें, तो हमें सीधा सीधा पता चलता है कि 70% सेगमेंट है होम लोन का, और बचा हुआ 30% है स्मॉल बिजनेस फाइनेंसिंग का। अब स्मॉल बिजनेस वाला फाइनेंसिंग वाला ये सीधा सीधा कोलेंड कर देते हैं अपने किसी दूसरे एनबीएफसी को। अब जैसे हमने पहले देखा था कि बड़े बैंक्स मिलकर एनबीएफसी के साथ टाइप कर रहे हैं और फिर डिसबर्सल कर रहे हैं। जैसे अभी हमने यूग्रो कैपिटल में देखा था कि यूग्रो कैपिटल अपनी कोलेंडिंग बुक बढ़ाना चाह रहा है, तो ये सेम करते हैं, यूग्रो जैसी कंपनियों को ही उठा के पैसा दे देते हैं। एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के लिए आपको कैटेगराइज होने के लिए, एनएचबी से पैसा उठाने के लिए आपको 60% हाउसिंग लोन चाहिए। तो इनके पास 70% हाउसिंग लोन है। तो अगर मैं इनका एयूएम की बात करूं, तो इनका एयूएम में कुछ 9,000 करोड़ से ज्यादा का एयूएम है। 9,218 करोड़ के आसपास का इनको एयूएम है, जिसमें से लगभग 7,000 करोड़ के आसपास का इनका इनका होम लोन वाला सेगमेंट है। तो ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जो बचा हुआ 30% सेगमेंट है, ये पूरा का पूरा लेंड कर देता है को लेंडिंग ग्रुप्स को, जो नॉन हाउसिंग सेक्टर में जाके लेंडिंग करता है। तो इनको वहां से भी इनकम आ जाती है। तो ये दो मेन डिविजन है, इतना ही समझने की हमें यहाँ पर जरूरत है। अगर इनके थोड़े हम स्टेट कौन कौन से स्टेट में इनका कॉन्सेंट्रेशन है वो समझ लें, तो हमें पता चलेगा कि सिर्फ साउथ वाले स्टेट्स में इनका सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है। अगर मैं बात करूं, सबसे बड़ा स्टेट है आंध्र प्रदेश। 41% जो टोटल एयूएम है, जो पूरा लोन बुक है, लोन बुक का 41% आता है आंध्र प्रदेश से, 35% आता है तमिलनाडु से, 16% आता है तेलंगाना से, कर्नाटका से आता है 8%, और महाराष्ट्र और उड़ीसा में अभी अभी ये लोग एंटर किए। लास्ट क्वार्टर में इन्होंने एक एक ब्रांच खोली थी, अब उसको थोड़ा सा एक्सपैंड करिए, करीबन 4-5 ब्रांचेस खोली। तो अभी ये दो नए स्टेट्स में तो एंटर ही किए। उसके ऊपर से क्या है, तमिलनाडु तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान एंड कर्नाटका, ये सबसे बड़े होम लोन अफोर्डेबल होम लोन मार्केट्स हैं। अगर आपने इन 4 स्टेट्स को पकड़ लिया, तो आपने सबसे बड़ा मार्केट पकड़ लिया इन टर्म्स ऑफ अफोर्डेबल होम लोन्स। तो अगर ये इन सारे स्टेट्स में है, तो बहुत ही अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और अब आप देखो, जैसे हमने मारुति की केस में देखा था, मारुति पैन इंडिया फैल चुका था, उसके पास डिस्ट्रीब्यूशन अपॉर्चुनिटी खत्म हो गई थी, इसीलिए उसको ग्रोथ ढूंढने बाहर जाना पड़ रहा था। यहाँ पर ऐसा ही नहीं, यहाँ पर ये 5 स्टेट्स में है, और अभी पूरा का पूरा इंडिया बचा है इनके पास। अभी इन्होंने राजस्थान में टैप नहीं किया, इन्होंने गुजरात में टैप नहीं किया, मध्य प्रदेश में नहीं किया, यूपी में नहीं किया, यहाँ पर दिल्ली में नहीं किया, पंजाब में नहीं किया, हरियाणा में ही नहीं किया। ये तो हाई ग्रोइंग, हाई इकोनॉमिक ग्रोथ वाले स्टेट्स हैं। यहाँ पर तो हाउसिंग मार्केट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, यहाँ तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अभी तो हम वो सेवन सिस्टर्स और वो ईस्टर्न स्टेट्स की तो बात ही नहीं कर रहे, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल, उनकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं हम तो ये कर रहे हैं जो अभी और अच्छी अपॉर्चुनिटी वाले स्टेट्स हैं, जहां पर और भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ऑलरेडी जा चुकी है, वहीं की बात कर रहे हैं। वहां पर भी अभी इन्होंने एंटर नहीं किया, तो इनके पास ग्रोथ का स्कोप तो बहुत है। मतलब जो स्केल करने की अपॉर्चुनिटी है, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं।
तो अभी तो इन 4-5 स्टेट से इनका सारा का सारा आ रहा है, और महाराष्ट्र और उड़ीसा इन्होंने अभी-अभी एंटर किया है। अगर हम बात करें तो इन्होंने इस क्वार्टर में 5 नई ब्रांचेस खोली, और वो इन दोनों ही स्टेट्स में थी। ये थोड़ा-सा पीछे चल रहे थे, इनको पिछले क्वार्टर में खोल देनी चाहिए थी, बट पिछले क्वार्टर में कुछ दिक्कतों की वजह से खोल नहीं पाए थे। ऑपरेशनल चैलेंजेस थे, इसकी वजह से नहीं खोल पाए। इसकी वजह से वो 5 ब्रांचेस अभी खुल गई, और टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस पहुंच गई 267, और 25 और नई ब्रांचेस, मतलब पूरे साल में, पूरे FY25 में ये लोग मोर देन 30 ब्रांचेस खोलने का एम कर रहे हैं, है ना? तो ये हो गई अभी अभी एप्टस की कहानी। अब अगर हम थोड़ा आगे देखें तो ये अपना टेक इंफ्रास्ट्रक्चर बना के बैठे हैं, है ना? टेक इंफ्रास्ट्रक्चर इनका बना के बैठे हैं। ये क्या करते हैं? डिजिटली कस्टमर को ऑनबोर्ड करते हैं, फिर डिजिटली उसका रिस्क असेसमेंट होता है, उसका स्कोर बनता है, उसके ऊपर उसका जो भी एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट साइन होता है, ई-केवाईसी होता है ना? ये सारी चीजें होती हैं। उसके बाद डिस्बर्समेंट भी ऑनलाइन होता है, फिर कलेक्शन भी ऑनलाइन होता है। तो पूरा का पूरा एक ऑनलाइन सिस्टम ये लोग बना चुके हैं। अब देखते हैं कि हमें देखने को मिला था कि इनका जो एयूएम ग्रोथ है वो 27% ही आया है, जबकि वो पहले पहले मोर देन 30% रहता था। अब उसका रीजन देख लेते हैं। देखो, जब आप एक लैंडेड बिजनेस में होते हो ना, तो आपका टेक्नोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पर आपका डेटा का बहुत बहुत अच्छा इस्तेमाल होने के लिए आपका टेक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। तो जैसे डेटा एनालिटिक्स हो गया, डेटा एनालिटिक्स में क्या करोगे? आपके पास जो भी कस्टमर का डेटा आएगा, आप उसको चर्न करोगे अपनी पुराने डेटा के ऊपर, कि भाई इस तरह का कस्टमर कितना रिस्क लेके आता है, क्या ये आगे चल के डिफॉल्ट कर सकता है, नहीं कर सकता है। आप उसको प्रिडिक्ट करने की कोशिश करोगे, कहीं आगे चल के हमें इस कस्टमर में दिक्कत आ सकती है या नहीं आ सकती है ना? तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इसके लिए आपको अपना टेक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, और उसके साथ आपको अपना मतलब कस्टमर ऑनबोर्डिंग और एलओएस, एलएमएस और जो भी सीआरएम सिस्टम्स है, वो तो इन प्लेस लेके आने ही पड़ते हैं। तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने अपना एलओएस सिस्टम अपग्रेड किया था। एलओएस सिस्टम अपग्रेड किया था इन द मंथ ऑफ अप्रैल। तो अप्रैल में इनका जो लोन बुक ग्रोथ है, वो अफेक्टेड रहा था। अप्रैल में इसलिए इनका ग्रोथ ही नहीं आया था। अगर हम बाकी बाकी 2 महीने देखें, मई और जून का मंथ देखें, तो वहां पर अबव अबव 35% का ग्रोथ मिला है, तो हमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं मिली। बट अप्रैल में क्या हुआ? अप्रैल में जब एलओएस सिस्टम बिल्ड हुआ, एलओएस सिस्टम अपग्रेड हुआ, तो उस टाइम लोन बुक ग्रोथ थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया। तो वो उस टाइम कभी करीबन 4-5% के आसपास का ही ग्रोथ था। तो वो टोटल टोटल लोन बुक ग्रोथ को थोड़ा सा नीचे लिख के आ गया। जो 35-36% आना चाहिए था, वो नंबर हमें देखने को मिला सिर्फ 27% के आसपास ही। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। जब एलओएस सिस्टम अपग्रेड होके अप एंड रनिंग है, और उसके बाद 2 महीने हमने देख भी लिया कि 2 महीने वापस ग्रोथ पहुंच गई वही 35-36% के आसपास। तो आगे चल के भी हमें कोई दिक्कत आने वाली है नहीं, है ना? तो यही कहानी थी। और इससे 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 इंप्रूवमेंट क्या देखने को मिलता है? इससे इंप्रूवमेंट ये देखने को मिलता है कि आपका टर्न अराउंड टाइम कम हो जाता है। अब आप जैसे देखोगे, बाकी सारे आवास ने भी सेम चीज की। आवास ने भी अपना एलओएस एलएमएस सिस्टम इंप्लीमेंट किया। तो जो पहले उनको एक लोन प्रोसेस करने में 15-16 दिन लग रहे थे, वो उसको 7-8 दिन के ऊपर लिया है। और इनका तो और भी गजब है, इनका तो एफिशिएंसी और भी अच्छी है। इनका एलओएस सिस्टम इनको हेल्प करता है 90% से ज्यादा लोन सैंक्शन करने में विद इन 72 आवर्स, मतलब 3 दिन के अंदर अंदर पूरा का पूरा लोन सैंक्शन हो जाता है। 90% लोन सैंक्शन हो जाते हैं। तो इनका इनका टर्न अराउंड टाइम तो आवाज से भी कम आया है ना? अगर हम अगर हम बात करें इनके स्प्रेड्स की, तो स्प्रेड थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है वाई वाई लेवल पे, बट स्टेबल रहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे। क्यों? क्योंकि हमारा कॉस्ट ऑफ फंड्स बढ़ा वाई वाई लेवल पे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे कॉस्ट ऑफ फंड सेम रहा, तो इसकी वजह से स्प्रेड भी स्टेबल रहा। और अगर हमारा जब वाई वाई लेवल पे कंपैरिजन करेंगे कॉस्ट ऑफ फंड्स बढ़ा, इसकी वजह से हमारा थोड़ा सा स्प्रेड डिक्रीज हो गया। अब स्प्रेड क्या है? स्प्रेड इज इक्वल्स टू कि आप कितना यील्ड ले रहे हो कस्टमर से, माइनस आपकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग। तो मतलब अगर आपने अपने कस्टमर से 20% पे इंटरेस्ट रेट लिया, और आपकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग है 10%, तो स्प्रेड हो गया 10%। 20 - 10 = 10 का स्प्रेड हो गया। तो स्प्रेड हमें डिक्रीज करता हुआ दिखा वाई वाई लेवल पे, क्योंकि हमारा कॉस्ट ऑफ फंड्स वाई वाई लेवल पे थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिखा। वहीं अगर निम्स की बात करें, तो निम्स का भी सेम केस है कि थोड़ा सा हमें डिप देखने को मिला। ये डिप कर गए 13.32% से 13.32% से 12.8% के आसपास आ गया निम्स, है ना? अगर हम वाई वाई लेवल पे, अगर हम आरओए की बात करें, तो आरओए भी थोड़ा सा डिप कर गया क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे। आरओए क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल की बात करें तो 8%, जो Q4 FY24 में था, वो 8% से गिर के आ गया 7.73%। और आरओई हमारा इंक्रीज किया 17.25% से 18.13%। अब देखो क्या है आरओई का फॉर्मूला, क्या है? आरओई इज आरओए इंटू लेवरेज।
अगर आपका आरओए कम हो रहा है और उसके बाद भी आपका आरओई ऊपर जा रहा है, इसका मतलब क्या है, आपका लेवरेज भी ऊपर गया है। अगर हम आवाज को देखेंगे तो आवाज आवाज एक ऐसी कंपनी है जो 3.5 टाइम्स ट्रेड करती है, मतलब 3.5 टाइम्स लेवरेज है। मतलब अपना अपना 10 रुपए लगा के बाजार से 3x मतलब 30 रुपया उठा लेती है ना। तो ये है आवाज की कहानी। बट अगर हम एप्टेस में देखेंगे, एप्टेस इतना ज्यादा लेवरेज नहीं है, ये अपना लेवरेज रेशो और बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे करके बढ़ा रहे हैं। अभी भी अगर मैं बात करूं तो ये 1.5 टाइम्स के आसपास ही लेवरेज है, बहुत ज्यादा इनका लेवरेज है ही नहीं। और अगर आप एक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन हो, अगर आप एक लेंडिंग के बिजनेस में हो, तो आपके लिए लेवरेज करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्योंकि जितना ज्यादा आप लेवरेज करोगे उतना ज्यादा आपको स्केल मिलेगा, उतना ज्यादा आपको आरओई में बूस्ट मिलेगा, उतना ज्यादा आपके प्रॉफिटेबिलिटी नंबर्स इंप्रूव आएंगे, उतना ज्यादा आप अपने शेयर होल्डर के लिए पैसा बनाओगे। अगर हम एसेट क्वालिटी की बात करें तो ओवरऑल एसेट क्वालिटी में तो कोई दिक्कत है नहीं। हालांकि थोड़ा थोड़ा स्लाइट डिटेरियोरेशन देखने को मिला हमें ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए दोनों में ही। अगर हम और ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की बात हो रही है। अगर हम ग्रॉस एनपीए नंबर की बात करें तो ग्रॉस एनपीए नंबर थोड़ा सा बढ़ा, फ्रॉम 1.07% टू 1.3%। और सेम केस विद नेट एनपीए नंबर भी थोड़ा सा बढ़ा, फ्रॉम 0.8% टू 1%। है ना। और इनके स्लिपेजेस में भी थोड़ा सा अपटिक देखने को मिला, डीपीडी बकेट्स भी थोड़ी सी बिगड़ी। तो इन सारी चीजों पे हमें थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है कि भाई ये कंटिन्यूसली बिगड़ रही है, क्योंकि ये है होम फाइनेंसिंग के बिजनेस में, होम होम फाइनेंसिंग में। आप देखो होम लोन सबसे लास्ट में जाके डिफॉल्ट होगा, सबसे लास्ट में जाके डिफॉल्ट होगा। तो हमें यहाँ पर ये नहीं करना चाहिए कि जैसे हम पहले कर रहे थे कि भाई ये थोड़ा एग्री लोन देते हैं, तो एग्री लोन कई बार क्वार्टर 1 में ज्यादा खराब हो जाता है और फिर वापस क्वार्टर 2 से वापस नॉर्मलाइज होने लग जाता है। तो यहाँ पर वो वाला केस नहीं है कि होम लोन है, ये एग्री लोन नहीं है। होम लोन आप सबसे लास्ट में डिफॉल्ट करोगे, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम होम बायर्स को फर्स्ट टाइम होम बायर को जाके अपना लोन देते हैं। कोई ऐसा तो है नहीं कि उसके 10 मकान पड़े हैं, 10 मकान पड़े हैं तो 10वें मकान की उसने किस्त नहीं दी, उसने 10वें मकान का ईएमआई नहीं दिया। वो जिस मकान में रह रहा है उसी मकान का उसने ईएमआई ले रखा है, अगर उस पर डिफॉल्ट कर रहा है तो थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। वैसे तो ये कोलाटरल बैक्ड है, कोलाटरल बैक में आप क्या ही मतलब आप उठा के, अगर वो पेमेंट नहीं करेगा उठा के उसकी प्रॉपर्टी ऑप्शन कर दोगे। बट जो स्लिपेजेस हैं वो बढ़ी हैं, तो इस पर हमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। और इस पे मैनेजमेंट से भी हमें पूछना पड़ेगा कि भाई ये स्लिपेजेस क्यों बढ़ी, या आपका क्या आगे चल के क्या गाइडेंस है, क्या आपको ये एसेट क्वालिटी डिटेरियोरेट करता हुआ दिखता है, क्या ये वापस स्टेबल हो जाएगा, वापस नीचे आ जाएगा और वापस उन्हीं लेवल्स पे आ जाएगा। अगर फाइनली हम थोड़े से फाइनल नंबर्स की बात कर लेते हैं कि क्या रहा। अगर नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ा, नेट इंटरेस्ट इनकम इनका बढ़ा 23% से ऑन अ वाई वाई लेवल, और इंटरेस्ट इनकम इनका बढ़ा 28% से ऑन अ वाई वाई लेवल। है ना। तो इसका मतलब हमारा थोड़ा सा कॉस्ट ऑफ बोरोइंग थोड़ा सा ऊपर गया, इसकी वजह से जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो थोड़ा सा हमें कम दिख रहा है। तो 23% बढ़ा नेट इंटरेस्ट इनकम, पैट बढ़ा 21% से ऑन अ वाई वाई लेवल। और एक लास्ट चीज की और बात कर लेते हैं। इन्होंने एक नंबर दिया कि हम हमारी जो फ्लोटिंग फ्लोटिंग बोरोइंग है ना, जो जैसे जैसे आप लोन लेते हो तो आप भी दो तरीके से ले सकते हो, एक तो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे लोन ले सकते हो, एक फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पे लोन ले सकते हो। तो ये भी क्या कर रहे हैं, ये भी उधार ही तो ले रहे हैं, उधार लेके किसी दूसरे बंदे को ज्यादा ज्यादा यील्ड पे, ज्यादा इंटरेस्ट पे पैसा देते हैं और बीच में अपना पैसा बना रहे हैं। है ना। तो इन्होंने एक मैट्रिक बताया कि जो अब हमारा 50% ऑफ द बोरोइंग है ना, वो 50% ऑफ द बोरोइंग हो गया है फ्लोटिंग। अब देखो अब है हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरमेंट, अब आएंगे रेट कट्स। अब जैसे अभी जैसे 2 दिन पहले पॉवेल ने भी बोला, जॉर्मी पॉवेल जो क्या है यूएस की फेडरल बैंक की चीफ है, जो वहां की फेडरल बैंक है, जो वहां का इंटरेस्ट रेट डिसाइड करती है, उसके आदमी है ना। तो वो उन्होंने बोला कि हम सितंबर में रेट कट करेंगे। अब रेट कट करेंगे तो आरबीआई भी रेट कट करेगा, आरबीआई भी रेट कट करेगा तो आपकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग नीचे आएगी। तो अब अगर आप अगर इस टाइम पे उठा के फिक्स्ड कॉस्ट पे लोन ले लेते हो तो आप एक हाई इंटरेस्ट पे लोन लॉक इन कर दोगे अपना। तो अगर आप सपोज अभी होम लोन लेने जा रहे हो और होम लोन आपको मिल रहा है 10% पे, तो आप अगर आपने फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट का लोन ले लिया तो आपने अपना लोन 10% पे फिक्स कर लिया एट द पीक ऑफ अ हाई इंटरेस्ट रेट साइकिल, क्योंकि अब इंटरेस्ट रेट घटेंगे। तो अगर आप इस टाइम पे अगर आपके पास फ्लोटिंग लोन है तो जब रेपो रेट्स नीचे आएंगे, जब कॉस्ट ऑफ बोरिंग आपकी नीचे आएगी, तब आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो जितना ज्यादा पोर्शन होगा आपकी फ्लोटिंग बोरोइंग का, उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो पहले इनका ये परसेंटेज कम था, जिसको ये बढ़ा बढ़ा के आप 50-50 ले आए। तो 50% आर फिक्स्ड लोन्स, 50% आर फ्लोटिंग इंटरेस्ट लोन्स। तो ये इनको जब डाउन साइकिल आएगी, जब इंटरेस्ट रेट वापस नीचे नीचे की तरफ आएगा,
तो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि आपका जो 50% जो आपकी बोरोइंग है ना, उसके ऊपर जो आपको इंटरेस्ट देना है, वो भी नीचे आता जाएगा। कि अगर आरबीआई ने सपोज़ 1% मतलब धीरे-धीरे करके 6 महीने में 100 बेसिस पॉइंट्स काट दिए इंटरेस्ट रेट में, तो अगर 1% कट गया तो आपका भी 50% बोरोइंग पे 1% कट जाएगा, है ना? जो फिक्स्ड है वो तो फिक्स्ड है, अब आप उसका कुछ नहीं कर सकते। बट आप परसेंटेज शेयर ऑफ द फ्लोटिंग बोरोइंग उसको बढ़ा सकते हैं। तो ये इन्होंने बढ़ाया, और ये इसके इनके लिए अच्छी चीज भी है। तो चलिए, यही थी कहानी एप्टेस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के बारे में। इस कंपनी के बारे में भी हमने एनालिसिस कर ली। बाकी बहुत सारी कंपनी के बारे में भी, होम फाइनेंस कंपनी के बारे में भी एनालिसिस कर ही चुके हैं। हमने इस क्वार्टर में कैंफिन होम्स के बारे में बात कर चुके हैं। हम इस क्वार्टर में हम आवास के बारे में बात कर चुके हैं। इस क्वार्टर में हम पीएनबी के बारे में भी बात कर चुके हैं, और 3-4 और कंपनियां उनके बारे में बात कर चुके हैं। उसके अलावा जो थोड़ी बहुत कंपनी रह रही है, जैसे रेपको हो गया, या कोई और, जैसे जैसे और भी कोई कंपनी होगी होम फाइनेंस वाली, तो उसको भी हम कवर कर ही लेंगे। अभी के लिए इतना रखते हैं। चलिए, थैंक यू।